अभी बेटा आप कैसे हैं? एक्सपेक्टिंग आप खुश होंगे और हेल्दी रहेंगे। जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तो एक बात हमेशा बोलता हूँ मेरे बच्चों को। पद्मा कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स हमेशा वॉरियर्स है। यू आर माई वॉरियर्स। क्यों कह रहा हूँ वॉरियर्स? कि न सिर्फ आपने इस पेंडेमिक को फाइट किया है, डिफीट किया है उसको, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जो पेपर्स होने वाले हैं आप लोगों के अभी अचानक से, क्योंकि आपके मन में क्या था कि एफ वाई बी कॉम वालों को बच्चों को पास कर दिया, एस वाई बी कॉम के बच्चों को बिना एग्जाम्स पास कर दिया, तो शायद हमको भी बिना एग्जाम्स पास करेंगे। और हम सर पे तकिया लेके सो गए थे। हमने पढ़ाई नहीं की। 6 मंथ्स हो गए इस लॉकडाउन के वजह से, और हम सारी बातें भूल गए, और अचानक से अभी यूनिवर्सिटी ने कहा कि एग्जाम्स होंगे। नो प्रॉब्लम, वॉरियर्स हैं हम लोग। जैसे हम इसने पेंडेमिक को हम लोगों ने फाइट किया है, वैसे ही एग्जाम्स को भी हम लोग न सिर्फ फेस करेंगे लेकिन रैंक लेके आएंगे। क्योंकि दो फायदे हैं आपके इस एग्जाम्स के वजह से। एक तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, जो आपको एम कॉम में काम आ जाएगा, आपके आगे वाले स्टडीज में काम आ जाएगा। दूसरा, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। नहीं तो 3 3 आवर्स का पेपर, 30 30 मिनट, 30 30 सप्लीमेंट्स भरो, मेन कॉपीज भरो। अब तो ऑनलाइन एग्जाम है। केबीसी केबीसी खेलना है बस। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है। फ्रेंड्स, किसी बात की टेंशन मत लो। लाल सर आपके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। सिलेबस कंप्लीट किया था फैब में। आज भले सितंबर चल रही है, उसके बावजूद भी मैं आपके साथ हूँ। स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किया, सर हमारा रिवीजन, सर हमारा कुछ करिए, सारी की सारी चीजें हम भूल गए हैं। नो वे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। फ्रेंड्स, अगर पैंडमिक नहीं होती, अगर गवर्नमेंट एडवाइजरी के हिसाब से मैं आपको बुला सकता, तो आई वुड हैव बीन कॉल्ड यू इन द क्लास, और उस क्लास में बैठ के हम पढ़ाई कर लेते, वापस से मैं रिवीजन करवा लेता। आई वुड हैव बीन कॉल्ड ऑल द टीचर्स टू ब्रश अप एवरीथिंग। बट क्योंकि अभी भी नोटिफिकेशंस के हिसाब से हमको अभी भी आपको बुलाना नहीं है क्लास में, तो आई फेल्ड कि रिवीजन के मैं वेबिनार्स रिलीज करूं। ये मेरा पहला वेबिनार है टीवाई बीकॉम के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस पैंडमिक के बाद अपने एग्जाम्स को फेस करना है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है, मैंने आपको पहले से ही मैसेजेस किए हुए हैं यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस। एक और बात बोलना चाहूंगा, नोटिफिकेशन वर्ड से याद आया। उस नोटिफिकेशन को जो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का आपको शेयर किया है, उसमें क्लियर लिखा है, डोंट डिपेंड्स ऑन द मैसेजेस ऑफ सोशल मीडिया, जस्ट गो थ्रू बाय द यूनिवर्सिटी मैसेजेस। अगर मैं यूनिवर्सिटी के मैसेजेस की बात करूं, तो 60 मार्क्स का सिंपल सा एग्जाम होगा। फॉर 60 मिनट्स का एग्जाम होगा। 50 मार्क्स का होगा। 1 आवर में 50 मार्क्स के एमसीक्यूज, केबीसी के जैसे केबीसी खेलनी है। क्वेश्चन रहेगा और नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कैलसी उठा के रखना है। रीजन रीजन क्या होगा? क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस होगी जो फटाफट से हमको इसमें कैलसी में करना अलाउड है। तो कैलसी अपने बाजू में रखना है, पेन पेंसिल अपने साइड में रख देनी है। जैसे कुछ लिखना हो जल्दी जल्दी में तो लिख पाओ, क्योंकि आपको 1 घंटे में 50 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन सपोज सपोज एक स्टूडेंट है जिसने 1 घंटे में 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, बट ही सिक्योर्ड 40 मार्क्स। 40 मार्क्स उसने सिक्योर किया, तो आपकी मार्कशीट में 80 लिख के आएगा। रीजन रीजन आपको जो 50 मार्क्स का पेपर होगा उसको डबल करके आपको मार्क्स मिलेगी, बिकॉज आपकी मार्कशीट में 100 मार्क्स का पेपर लिखा है। से फॉर एग्जाम्पल, यू securing 45, you'll get 90. If you're getting 42, that means you're getting 84. आपके मार्कशीट में डबल मार्क्स लिख के मिलेगी। वेल, हम आपका पेपर 50 मार्क्स का लेंगे, लेकिन आपको मार्कशीट में लिखा रहेगा 100 में से आपने कितना मार्क्स अटेम्प्ट किए, मार्क्स कितना स्कोर किया। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें इस वेबिनार के थ्रू मैं आपके टच में रहूंगा। आज का जो पहला वेबिनार है, उसमें हम कॉस्ट अकाउंट्स को रिवाइंड करेंगे।
6 टॉपिक्स थे, आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे मुझे पता है, भूल जाते हैं। इस पूरे पैंडेमिक में एंग्जायटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, घर पे बैठे-बैठे आदमी बोर हो गया, कुछ याद नहीं है बहुत सारे लोगों को, मैं सब याद करवाता। मैं आपको हर चीज़ रिवाइंड कराऊँगा, डोंट वरी। मैं आपको मेरा नंबर भी दे देता हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे पर्सनल नंबर पे प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम पड़ा है और उस लिमिटेड टाइम में हम लोग को पूरा का पूरा पोर्शन रिवाइंड करना है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सम होता है तो फटाफट लाइन्स ड्रॉ करो, कैलसी उठाओ, हो जाता है। एमसीक्यूज़ के लिए हमें कॉर्नर-कॉर्नर पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। इस वीडियो में 2 काम मैंने किए हैं। एक, तो पहले मैं रिवीजन करवाते जाऊँगा आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स की। आपको मैं एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कराऊँगा, कुछ एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा, कुछ इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, ब्लॉग में, जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ना उसमें एक ब्लॉग की लिंक है। उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे, वो मेरे ब्लॉग में आपको कैरी करेगा और ब्लॉग में आपको और भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो ये वाले एमसीक्यूज़ जो इस वीडियो में है, इस वेबिनार में है, ब्लॉग वाले एमसीक्यूज़ और हमारे नोट्स के पद्मा कोचिंग क्लासेस आपको पता है, पद्मा कोचिंग क्लासेस के सारे नोट्स में सारे एमसीक्यूज़ है। तो आपको 3 तरह के अलग-अलग एमसीक्यूज़ पढ़ के जाने हैं। इस वीडियो वाले एमसीक्यूज़ को देख के जाना है पक्का। फिर उसके बाद इसके नीचे जो ब्लॉग है उसको भी देख लेना है और उसके बाद आपको नोट्स वाले भी रेफर कर लेने हैं। ठीक है बेटा? चलो, नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वेबिनार रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंट्स, सेमेस्टर 6 ऑफ टीवाई बीकॉम। अगर मैं कॉस्ट अकाउंट्स को रिवाइंड करूं सेमेस्टर 6 को, तो डियर 6 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे। याद करो, हमारा पहला टॉपिक था प्रोसेस अकाउंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में याद करो, हमको 4 कॉलम्स का एक अकाउंट बनता था। डेबिट साइड में 4 कॉलम, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम। 3-3 प्रोसेस हुआ करते थे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। राइट? तो प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक छोटा सा काम कर लेना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी सी पढ़ लोगे ना, तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। मैं भी रिकॉल कर पाता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को गो थ्रू करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, आई टोल्ड यू, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई थी। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। फिर मैंने आपको बीईपी के एग्जांपल्स दिए थे। बीईपी माना ब्रेक इवन पॉइंट, आपको याद होगा। ऐसे कई चीजें सिखा के आपको मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाई थी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स थे। लास्ट में एक थ्योरी टॉपिक था जो आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिएगा, आपके नोट्स में है। टॉपिक का नाम था इमर्जिंग मोड्स इन कॉस्टिंग। इमर्जिंग मोड्स इन कॉस्टिंग। हम इस चैप्टर वाइज चीजों को पकड़ लेते हैं और चैप्टर वाइज हम लोग एक एक एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं और एमसीक्यू के थ्रू हम टॉपिक को भी रिवाइंड कर लेंगे। Starting, not wasting valuable time, please be with me for the cost accounting semester 6 important MCQs for your paper for Mumbai University. फ्रेंड्स, अगर प्रोसेस अकाउंट में आपको ऐसा वाला कोई ब्लैंक आ गया, ऐसा वाला कोई एमसीक्यू आ गया कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग कब अप्लाई होती है, कहाँ, किस फैक्ट्री में अप्लाई होती है। एक, जहाँ पे छोटे यूनिट्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग बनती है। बी, large number of different products are manufactured. C, large number of identical products are manufactured. Next, small number of customized made to order, customized made to order products are manufactured. Now the question is कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है, कहाँ अप्लाई होती है। जहाँ छोटे छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, या लार्ज नंबर प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के बनाते हैं, या फिर लार्ज क्वांटिटी बनाते हैं लेकिन सेम बनाते हैं। सेम, करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर आ गया। यू आर वेरी करेक्ट। द राइट आंसर इज दिस, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। हजारों लाखों में वही पीस बना रहे हैं, तो फिर हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी डालते हैं, खर्चे डालते हैं और पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते हैं। आपको याद होगा, आप रिकॉल कर रहे हो मेरी एक एक चीज को। वेरी नाइस। प्रोसेस टू, क्वेश्चन नंबर 2, sorry. Abnormal loss is equal to,
एबनॉर्मल लॉस किसके इक्वल होता है? आपको याद होगा देयर आर टू टाइप ऑफ लॉसेस, वन इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस एंड अदर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है, करेक्ट है? अब जो नॉर्मल लॉस होता है वो तो परसेंटेज वाइज मिला रहता था, देखो 2% 5%, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हमको निकालना होता है। तो क्या एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट यूनिट्स होता है? फर्स्ट ऑप्शन। या एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, या abnormal loss is equal to input minus normal loss minus output units, या all of above। हो सकता है चारों above के जैसे हो, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये वाला जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको कभी नहीं आएगा। ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव कभी नहीं आएगा। ये मैंने डाला है, लेकिन आपके सिलेबस में इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये वाली पॉइंट कभी नहीं आएगी। यानी चारों एक कॉन्क्रीट अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अब आपकी बैच में बैठे हुए, आपके बैच में बैठे हुए सारे बच्चे जो मेरे पास पढ़ के गए, आपको याद होगा हम लोग एक वर्टिकल, ना वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल एक फॉर्मूला लिखते थे। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस विल गिव यू स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड टू बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल, एंड दैट विल गिव यू एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। यानी इनपुट में से, देखो इनपुट में से नॉर्मल लॉस लेस करते हैं तो फिर क्या मिलता है? स्टैंडर्ड आउटपुट। लेकिन इनपुट में से नॉर्मल लॉस लेस करेंगे तो स्टैंडर्ड मिलेगा, और स्टैंडर्ड में से आउटपुट लेस करोगे तो एबनॉर्मल लॉस मिलेगा। एग्जांपल देता हूं, देखिए समझो हमारा 100 पीसेस का इनपुट है। डन। इनपुट याद करो, थोड़ा याद करो कि 100 पीस का इनपुट है। कैलसी उठा लो चाहिए तो। 5 पीसेस का हमारा नॉर्मल लॉस है, राइट? 5 कट कर लो, 95 क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। अब अगर 95 स्टैंडर्ड है और आउटपुट में सिर्फ 90 यूनिट्स मिले हैं, तो 5 पीस का क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। यानी एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए ये फॉर्मूला, जो सी वाली फॉर्मूला है, वो सही लगती है, बिकॉज इनपुट में से जब नॉर्मल लॉस लेस करेंगे और उसमें से आउटपुट यूनिट्स लेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी क्या होती है। याद आ रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा है? वेरी नाइस। थोड़ा बुक निकाल के भले बैठो, आराम से अपने नोट्स भी उठा के रखोगे सामने सामने तो पूरा रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, रिकॉल करने की एक और आइडिया दे दूं। भले मुझे पता है कि आप लोगों को सम्स नहीं आएंगे, आई नो वेरी वेल सम्स नहीं आएंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दो सम करोगे ना तो आपको सब पूरा रिकॉल हो जाएगा। कोई भी रैंडमली 2 सम्स करके देख लो तो आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएगी। रैंडमली एक रफ पेज उठा लो, सपोज मैंने 14 नंबर सम करके देख लिया, सपोज मैंने 27th नंबर सम करके दिया, नोट्स में से कोई भी 2 सम करके देखी ना, लाइंस ड्रॉ करके रफली, तो आपको सारी बातें इसे हाथ बैठ जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आई नो वेरी वेल, मेरे बच्चों को हर चीज याद रहती है। नेक्स्ट, अ प्रोसेस गिव्स राइज टू आइडेंटिकल टू द आइटम, आइडेंटिकली टू एन आइटम। एक ऐसा प्रोसेस, सपोज कोई भी प्रोसेस है, उसमें से कोई आइडेंटिकल एक आइटम निकलता है जो लो सेलिंग प्राइस का होता है, उसका नाम क्या है? विच इज टू बी कॉल्ड एस। क्या नाम से बुलाते हैं उसे? क्या उसे आप जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हो, या आप उसे आप बाय प्रोडक्ट्स कहते हो, या आप उसे स्क्रैप कहते हो, या वेस्टेज कहते हो? देखो, स्क्रैप जो होता है ना, वो तो समझो हम भंगार के भाव में बेचते हैं ना, भंगार बोलते थे लाल सर, लाल सर आपको भंगार बोलते थे। वेस्टेज भी जस्ट लाइक अ सेम। जॉइंट प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट होता है जो जॉइंटली दोनों साथ में निकले, होता वो आइडेंटिकल है, लेकिन उसकी प्राइस लो नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आइडेंटिकल होता है लेकिन कम रेट पे बिकता है? तो राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज, पर्टिकुलर ब्लैंक इज अ बाय प्रोडक्ट। अ बाय प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज आइडेंटिकल टू द मेन प्रोडक्ट, बट उसकी प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाय प्रोडक्ट में लाल सर ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, रिकॉल करो। आप अगर पेट्रोल के बारे में सोचोगे तो जब पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो पेट्रोल को पेट्रोल रिफाइनरी में कैरोसिन भी निकल आता है। तो कैरोसिन इज अ बाय प्रोडक्ट विच इज ऑफ अ लो सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू पेट्रोल, राइट? अगर मैं फोर्थ ब्लैंक पे चले जाऊं तो लिखा है एबनॉर्मल गेन कब होता है? कब होता है एबनॉर्मल गेन? देयर इज अ रिडक्शन इन द नॉर्मल लॉस। जब नॉर्मल लॉस कम हो जाता है, नॉर्मल लॉस कम होगा तो एबनॉर्मल गेन होता है। क्या आउटपुट क्वांटिटी इज मोर देन इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट ज्यादा निकलती है इनपुट के कंपैरिजन में, या एबनॉर्मल लॉस अवॉइड करते हो तभी आपका एबनॉर्मल गेन होता है, या नन ऑफ अबव? लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नन ऑफ अबव वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं आएगा।
आपको हमारे हमारे यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको चारों कॉन्क्रीट आंसर्स देने हैं, कॉन्क्रीट में से आपको कोई भी सिलेक्ट करना है। मेरा क्वेश्चन है एबनॉर्मल गेन कब होता है? एबनॉर्मल गेन तब होता है जब आपकी आउटपुट क्वांटिटी इनपुट की क्वांटिटी से ज्यादा आती है। आउटपुट की क्वांटिटी आप लोगों ने जो निकाली है वो इनपुट से ज्यादा निकालोगे तो आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इफ एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला सम है, देखिए। इफ द इनपुट इज 8400 यूनिट्स, अगर हमने 8400 यूनिट्स हमने इनपुट किए हैं जिसमें नॉर्मल लॉस 15% का है एंड आउटपुट इज 7500 यूनिट्स, तो एबनॉर्मल गेन कितना हुआ? एबनॉर्मल गेन हुआ लेकिन कितना हुआ? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सारे बच्चे मेरे साथ रिक्वेस्ट है कि कैलसी उठाएं। 8400 कैलसी में डालिए, 15% लेस करेंगे माना 1260 लेस हो जाएगा, यानी 7140 आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, लेकिन निकला कितना माल है? 7500, राइट? तो 7500 के हिसाब से आपका 360 गेन हुआ है। द गेन इज 360। द आंसर इज राइट आंसर। लॉक कर दीजिए, 360 इज द राइट आंसर। सो प्रोसेस से वास्ता रखने वाले ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ब्लॉग में भी डाले हुए हैं, यहाँ पे भी करके दिखा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आने चाहिए। टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज ₹69,920। एक प्रोसेस अकाउंट है जिसमें टोटल खर्चा हुआ है 69,920। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज 1520। इनपुट इज 1900 यूनिट्स एंड नॉर्मल लॉस इज 190 यूनिट्स, जबकि एबनॉर्मल लॉस जो है वो 30 यूनिट्स का है। बताओ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या होगी? आप में से वो सारे बच्चे जो मेरे थोड़े सिंसियर बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा मेरा एक काम किया, अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखोगे तो एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट सीपीयू निकालने की एक फॉर्मूला बताई थी। याद करो, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। याद करो अगर आपको रिकॉल होता है तो, राइट? तो चलो कैलसी ले लो। आपकी टोटल प्रोसेस कॉस्ट है 69,920, राइट? इसमें से स्क्रैप आपने भेजा है, नॉर्मल लॉस की वैल्यू है आपकी 1520, वो माइनस करिए, राइट? उसके बाद आप लोग 1900 में से 1900 यूनिट्स में से आपका जो लॉस हुआ है, 1900 यूनिट्स में से आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो 190 यूनिट्स का हुआ है। माना ऊपर वाली न्यूमरेटर की फिगर है आप लोगों की 68,400, डिनोमिनेटर की फिगर हो जाएगी 1900 माइनस 190 कम्स टू 1710। यानी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालो। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, 69,920 माइनस माइनस 1520 माइनस डिवाइडेड बाय 1710 यूनिट्स। अब ये 40 रुपीज का कॉस्ट आया, देखो मैंने कैलसी में किया, 40 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट आया, और एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स है 30, यानी 40 रुपीज इज माई सीपीयू इंटू 30 यूनिट्स करेंगे, द राइट आंसर कम्स टू 1200। ये देखिए कैलसी में करके दिखाया है, आप भी कर सकते हो। एबनॉर्मल लॉस की फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं याद करवा रहा हूँ, सीपीयू इज इक्वल टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस sale price of scrap value upon units of normal loss minus upon input units minus units of normal loss। अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो 40 रुपीज आंसर आ रहा है, 30 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 1200। डन बेटा। एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू, ये एबनॉर्मल गेन वाला पहले भी क्वेश्चन दिया है लेकिन इसके ऑप्शंस अलग अलग है। एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। एक्चुअल में से नॉर्मल लेस करेंगे तो आपको एबनॉर्मल गेन मिलेगा, कि नॉर्मल में से एक्चुअल लेस करेंगे तो आपको एबनॉर्मल गेन मिलेगा। एक्चुअल आउटपुट में से इनपुट लेस करेंगे तो एबनॉर्मल गेन मिलेगा, या इनपुट में से एक्चुअल आउटपुट लेस करेंगे। कंफ्यूजिंग है लेकिन द राइट आंसर इज एक्चुअल में से नॉर्मल। आपका जो एक्चुअल आउटपुट है, से फॉर एग्जांपल आप लोगों का नॉर्मल माना स्टैंडर्ड, देखो हम लोग हमारे क्लास में नॉर्मल माना स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँ, हमने 1000 यूनिट्स का इनपुट किया था। सोचो इनपुट इज 1000, उसमें से माइनस करो नॉर्मल लॉस 100 समझो। सो यू आर एक्सपेक्टेड आई से नॉर्मल इज 1900, नॉर्मल इज 1900, 900, 1000 में से 100 गया तो 900 होना चाहिए, राइट? अब 900 में से एक्चुअल आउटपुट जो है वो 950 है, तो 950 माइनस 900 दैट इज 50 यूनिट्स विल बी एबनॉर्मल गेन।
यानी एक्चुअल आउटपुट में से जब स्टैंडर्ड आउटपुट लेस करोगे तो आपको एबनॉर्मल गेन मिलेगा। दैट वाज सेवेंथ वाला ब्लैंक, ब्लैंक नंबर 7। चैप्टर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? इट्स अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट्स एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग या नन ऑफ अबव। तो मैंने बताया टेक्निक। देखो मार्जिनल में मैंने आपको बताया था, याद करो, ऐसे कई एग्जाम्पल दिए थे कि अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती है कॉस्ट करने की। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब ही मैंने बताया था एडिशनल। आप 100 पीस बना रहे हो तो कितना कॉस्ट आ रहा है? जब आप 101st बनाओगे 101, तो आपका कितना कॉस्ट आएगा? तो ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ रिलेटेड पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, रादर प्रॉफिट अपॉन सेल या प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम या नन ऑफ अबव। लेकिन नन ऑफ अबव नहीं आएगा, आपको कॉन्क्रीट आएगा। एंड आंसर एवरीबॉडी नोस। अगर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी रेफर की है या खोल के रखी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप देख लीजिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। द आंसर इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, एवरीबॉडी नोस कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ फर्स्ट ऑप्शन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज अनदर ऑप्शन, सेल्स इनटू पीवी रेशियो एंड ऑल ऑफ अबव। बिलीव करो ये चारों फॉर्मूलास लग रही है, ये तीनों फॉर्मूला सुपर वेल लग रही है। आप मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फर्स्ट पेज निकाल के देखो, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूशन की तीनों फॉर्मूलास लिखी हुई है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल सेल्स माइनस वीसी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल सेल्स माइनस पीवी रेशियो। ये मेरे नोट्स के पहले पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ। तो these three formulas are right for the contribution. This was my 10th wala blank. What is break-even point? At the break-even point, the contribution is equal to variable cost, administrative cost, सेल्स रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट। आपको ये बताना है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट आती है तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाता है बॉस? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम होगा तो हमारा ब्रेक इवन आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो चुकी होती है, बाकी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाती है। आई फील आप लोगों को वो भी फॉर्मूलास में दिख जाएगा। आप रिकॉल करेंगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट एक जैसी हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट और रिकरिंग हो जाती है, वो रिकवर हो जाती है और दोनों का इक्वल हो जाते हैं। और ब्रेक इवन का मतलब ही होता है कि कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गई, फिक्स कॉस्ट भी आ गई, कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो गई, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही था कि ऐसी पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। A company has a sales of 4 lakhs rupees. The PV ratio is 20%. The fixed cost is 30,000. What will be the profit? आपके बैच में से जो बच्चे बैठे हैं इस वेबिनार में सुनने वाले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी पद्मा कोचिंग क्लासेस के नोट्स की ये वाली पॉइंट रेफर करोगे, कौन सी वाली? रिक्वायर्ड सेल्स निकालने के लिए अमाउंट इज 50,000, 40,000, 70,000 एंड 80,000। चार ऑप्शंस मिले हुए हैं। द आंसर कम्स टू 50,000। कैसे निकाला मैंने 50,000? प्लीज इसको रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। मैं वापस से रिकॉल कर लेता हूँ। लिखा है अ कंपनी हैज अ सेल्स ऑफ 4 lakhs। एक कंपनी है जिसकी सेल्स 4 लाख रुपए है, उसका पीवी 20% है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 है। तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना होगा? बताइए कि प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट विल बी, कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया होगा, राइट? तो अगर ब्रेक विद, मैंने रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला दी थी, आप अपने हाथ में पेन लो, मैं लिख के बता देता हूँ। चलिए, मैं रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला की बात करूं तो मैंने रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला क्या बताई थी, याद करो। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल, required sales is equal, क्लिक कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान आ जाएगा, राइट? DP that is desired profit plus FC that is fixed cost upon PV ratio। अब सारे बच्चे क्या करो, रिक्वायर्ड सेल्स के नीचे 4 लाख लिखो, जल्दी करो। सेल्स के नीचे, हाँ, सेल्स के नीचे 4 lakhs लिखो। डीपी आप लोगों को पता है 30,000, 30 ना, डीपी हमको नहीं नहीं पता तो डीपी माना डिजायर्ड प्रॉफिट, वो हमको निकालना है तो डीपी को डीपी रहने दीजिए। FC 30,000 है, 30,000 लिखिए और पीवी रेशियो मना डिवाइडेड बाय 20% कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर लेते हो 2 मिनट के लिए वो कैलकुलेशंस करके देखो, योर फाइनल आंसर इज 40,000। में करके दिखा रहा हूँ, कैलसी लीजिए सारे बच्चे, बेटा सारे बच्चे कैलसी लीजिए। 4 lakhs हमारा इस साइड में लिखा हुआ है, राइट? 4 lakhs पहले कैलसी में डालिए, इंटू 20% कर लीजिए। 20% से मल्टीप्लाई करोगे ना उधर डिवीजन में तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इट कम्स टू 80,000 आंसर हो जाएगा 80,000 इज इक्वल डीपी प्लस 30,000 और 30,000 प्लस है लेकिन इज इक्वल के इस साइड में ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 30,000 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट इज 50,000 जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला, आप में से जो स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हैं, रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला हमारे नोट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिखी हुई है, उसको लगा के देखिए आंसर आएगा 50,000। मार्जिनल कॉस्टिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फॉर्मूलाज थी, प्लीज एक बार ये वीडियो सुनने के पहले वो फॉर्मूलाज एक बार देखेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। When the fixed cost increases, the break-even point, जब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा कि इफेक्ट ही नहीं आएगा या नन ऑफ अबव। लेकिन आपको पता है कि जब आप फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर ब्रेक कॉस्ट बढ़ाने के बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ब्रेक इवन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। नेक्स्ट ब्लैंक की बात करूं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज लेस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज द selling price per unit less variable cost per unit is। अगर हम सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें, सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल कंट्रीब्यूशन आएगा कि फिक्स कॉस्ट आएगा कि जीपी आएगा कि नन आएगा। लेकिन आप सबको पता है, एवरीवन नो सी इज इक्वल एस माइनस बी, वही तो लिखा है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल एस माइनस बी। ये देखो एस लिखा है, एस माइनस सेलिंग प्राइस, बी फॉर वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो माइनस की जगह पे खाली यहाँ पे लेस लिखा हुआ। थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि 60 मिनट्स का टाइम है। 60 मिनट्स में आप लोगों को पूरा का पूरा, वो 2020 मैच में कैसे होता है, सोचना ही पड़ता है, भगाना पड़ता है, ये भी आपकी 2020 मिनट्स की 2020 क्रिकेट जैसा है। आईपीएल चालू हो रही है ना, वैसे ही होगा। आप लोगों को एकदम फास्ट समझना है और कैलसी उठाना है या लिख के देखना है, 2 मिनट में कैलकुलेशन उठा के रखना है। पेंसिल देखो, पेन सर ने कैसे पेन बुक उठा के रखा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चलो लिख दिया, ऐसे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लिया। वो नहीं, आपको शाहरुख खान की एक पिक्चर थी हॉकी वाली पिक्चर, कितने 70 मिनट्स आपके पास है, 70 मिनट है आपके पास, बस आपके पास भी वही है, 60 मिनट है आपके पास। और अच्छी तरह से घर पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जगह पे पापा को मम्मा को बोलना है कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि वहां पे थोड़ा भी डाइवर्ट हो गया, मैं मानता हूँ कि इनके घरों में 1 BHK का फ्लैट है, छोटा सा घर है, लेकिन प्लीज वो 1 घंटा मम्मा पे प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अपना पानी का ग्लास वगैरह लेके रखें, पानी की बोतल लेके बैठे और अच्छी तरह से दिमाग से क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन को देखिए ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए डिसाइड की जाती है, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए, मटेरियल के लिए, कि सबके लिए? सबके लिए। समझने की बात, आपको मैंने खुद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरिएंसेस कराया, वो ओवरहेड्स वेरिएंसेस कराए और मटेरियल वेरिएंसेस भी कराए, तीनों है, देख लीजिए आपके सामने नोट्स में लिखा होगा। आप सभी बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खोलो, देखो आपको लेबर की भी वेरिएंसेस करवाए हैं, ओवरहेड्स के भी वेरिएंसेस कराए हैं, मटेरियल के भी वेरिएंसेस कराए हैं। Objectives of standard costing is control on cost through variances analysis, established estimated cost is standard cost या none of above। Everyone knows कि objective standard costing का object क्या है कि variances analysis use करके अपने cost को control करना। And everybody knows variances का मतलब क्या, variances का मतलब क्या, you know that vary, आपने जो सोचा आपको जो मिला उसमें से जो वेरिएशन हुआ उसको वेरिएंसेस कहेंगे। आपने सोचा था 5,000 पीसेस बनेंगे, लेकिन अगर 4,500 पीसेस बन रहे हैं तो नेगेटिव वेरिएंसेस है। और अगर 5,000 पीसेस यू आर एक्सपेक्टिंग एंड लेबर इज प्रोड्यूसिंग 6,000 यूनिट्स, दिस इज पॉजिटिव वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स कंटेन्स द क्वांटिटी एंड द कॉस्ट फॉर, स्टैंडर्ड कॉस्ट के कार्ड्स बनते हैं, राइट? उसमें क्वांटिटी भी लिखी रहती है और क्या लिखा रहता है, मटेरियल लिखा रहता है, मटेरियल और लेबर दोनों लिखा रहता है, डायरेक्ट लेबर ही लिखा रहता है खाली, या डायरेक्ट लेबर और मटेरियल और ओवरहेड्स तीनों लिखे रहते हैं। द आंसर इज तीनों लिखे रहेंगे ना, तभी तो कॉस्ट मालूम पड़ेगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट में तीनों चीजें आएगी, मटेरियल भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा और ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, राइट? चलो एक थोड़ा कैलकुलेशन वाला सम दिया है मैंने। द स्टैंडर्ड अवर्ली रेट इज 4 rupees, द एक्चुअल रेट इज 350, right? The labor rate variances is 2,400 favorable to 24,000 favorable. Please ध्यान दीजिएगा, 24,000 rupees favorable.
तो एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क। सभी बच्चे चलो एक बुक उठाना पड़ेगा मेरे जैसे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा एक फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ेगा। बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट। वापस से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। रिपीटिंग वंस अगेन, standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate. That was my formula जो मैंने यहाँ पे लिखी है। शायद आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप नोट्स में से देख सकते हो। अब उसने क्या बोला है कि अगर मेरा स्टैंडर्ड अवर्ली रेट 4 रुपया था, सो स्टैंडर्ड आवर्स के नीचे 4 रुपया लिखो, राइट। उसके बाद एक्चुअल रेट के नीचे 3.5 रुपया लिखो, और आंसर जो आया है वो 24,000 फेवरेबल है। आंसर आपको दिया गया है, तो बताइए एक्चुअल आवर्स कितने होंगे, एक्चुअल आवर्स कितने होंगे। तो आंसर्स गिवन इज 48,000, 49,000, 46,000 एंड 52,000। द राइट आंसर इज 48,000। हाउ? द राइट आंसर इज 48,000। हाउ? कैसे आया? देखो, आप अगर सिंपल सी बात है, आप अगर छोटा सा काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताइए, जो फर्क है रेट में फर्क है 50 पैसे का, 50 पैसे का फर्क है ना बेटा। देखो, 4 रुपए आपने स्टैंडर्ड वाली रेट सोचा था, रेट आया, एक्चुअल रेट आपने कितना दिया है 3.50। ओके, अभी रेट में जो फर्क है वो 50 पैसा, कैलसी उठाओ, 50 पैसे का फर्क है, राइट। 50 पैसे का फर्क है, और अगर 50 पैसे का फर्क तब आएगा, और आंसर जो है 48,000 का है। तो अगर मैंने 48,000 48,000 आवर्स दिए होंगे, कैलसी लो, 48,000 आवर्स दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे का डिफरेंस करूंगा, तो आंसर मुझे 24,000 आएगा। वो 50 पैसे के डिफरेंस से आपको समझना है कि अगर डिफरेंस 50 पैसा है और आंसर 24,000 आया है, 24,000 फेवरेबल आया, तो शायद हमने 48 आवर्स उनको दिए होंगे। 48 आवर्स का काम 0.5 के हिसाब से उन्होंने जल्दी किया है, फेवरेबल आंसर आया है। यानी 48 आवर्स का काम 50 पैसे के हिसाब से, तभी जाके 24,000 का आंसर फेवरेबल आएगा, राइट। चलो बेटा, थोड़ा आपका ध्यान, थोड़ा रिकॉल, थोड़ी मेरी ये एफर्ट्स है, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीजें रिकॉल करा सकूं, लेकिन अल्टीमेट इज द सक्सेस की इज ऑन योर इन योर हैंड। आपका जो सक्सेस है, आप अगर मैंने आपको वॉरियर्स कहा है, तो आप लोग थोड़ा पहले एक दिन, खाली एक दिन लगेगा, कॉस्ट के सारे सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पढ़ लो, दो सम्स कर लो, एकदम से आप आपको सब रिकॉल हो जाएगा, खाली आप एक दिन कॉस्ट अकाउंट्स को दे दोगे। चलो, if the material cost variances is 9,400 favorable and material usage variances is 8,200 adverse, then material price variances is, ये तो खतरनाक है। अगर material cost variances 9,400 है, favorable है, और material usage variances जो 8,200 है, वो adverse है, तो material price variances क्या आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। अभी आप सबको पता है, या मैं आपको कंफर्मेशन की एक लाइन लिखाता था नीचे, कंफर्मेशन। देखो, मटेरियल जो कॉस्ट है उसका वेरिएंसेस 9,004 फेवरेबल है, यूसेज का जो वेरिएंसेस है वो 8,200 क्या है, नेगेटिव है, एडवर्स बना नेगेटिव। तो मटेरियल की प्राइस वेरिएंसेस क्या होगी, लेट्स सी। 17,600 फेवरेबल, 5,600 एडवर्स, या 6,400 फेवरेबल, या नन ऑफ अबव। द आंसर इज 17,600 फेवरेबल। कैसे? कैलसी उठाओ, 9,400 प्लस करो 8,200, द आंसर इज 17,600। क्यों प्लस किया जबकि वहां पे प्लस माइनस है? तो अब फॉर्मूला याद करो, जाओ मेरे नोट्स में देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस जो होता है वो भी इक्वल टू कॉस्ट में जो वेरिएंसेस आता है वो दो, देखो बेटा, कॉस्ट में जो वेरिएंसेस आता है वो दो रीजंस के साथ आता है। एक रीजन होता है, हो सकता है आपने मटेरियल को ज्यादा यूज किया हो, दूसरा प्राइस ज्यादा हो सकती है, दूसरा प्राइस। इसकी भी फॉर्मूला है, कंफर्मेशन की फॉर्मूला लिखो मेरे साथ जिसको चाहिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एमसीवी इज इक्वल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। आप लिखो, आपको ये दिखेगा, कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन में नीचे नीचे मैंने लिखा है। आपके पास नोट्स होंगे तो निकाल के रखो, नोटबुक होगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी एमसीवी के नीचे लिखना है 9,400 प्लस का, राइट। एमयूवी हमको मालूम है 8,200 माइनस, और एमपीवी हमको निकालना है, कैलसी लो, कैलकुलेशंस करके देखो ना बच्चा 2 मिनट के लिए।
फिर से बोल रहा हूँ जिनका ध्यान नहीं है, MCV इज इक्वल MUV प्लस MPV, material cost variances is equal to material usage variances plus material price variances. तो 19,400 प्लस के लिखो, 8,200 माइनस के लिखो, प्लस की साइन देके MP भी लिख दो क्योंकि वो तो निकालने को कह रहा है। अभी 8,200 माइनस का है तो उधर जाएगा, वो साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 9,400 प्लस 8,200 इज इक्वल MPV आया हमारा 17,600। करके देखना है। इसके लिए मैंने पहले से कहा पेन, रफ पेज, एक छोटा सा डायरी जैसे ये है और एक कैलसी, ये लगेगा ही लगेगा पेपर में लेके बैठना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरा नेक्स्ट MCQ है। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करना, ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना, नन ऑफ अबव। लेकिन आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे बड़ा मकसद होता है कंट्रोलिंग योर कॉस्ट। अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइडेड है कि ये एक शर्ट है जो 2 मीटर कपड़े में बननी चाहिए और मैंने 100 शर्ट्स बनाई है तो मुझे 200 मीटर कपड़ा लगना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक शर्ट को 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 100 शर्ट्स को 200 मीटर कपड़ा लगना चाहिए। लेकिन अगर हमने 220 मीटर कपड़ा लगा दिया तो कहाँ ना कहाँ हमारी वेस्टेज है, कहाँ ना कहाँ हमारा कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल निकालने के लिए, करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखते हैं। If the standard is lower than actual cost, the difference is known as standard cost is lower than actual cost। अगर standard cost कम है actual cost से तो क्या वो adverse है या favorable है या positive है या none है? आप समझ रहे हो, adverse है क्योंकि standard आपका ज्यादा है, actual कम है। standard आपने ज्यादा सोचा था, standard is low, सॉरी यहाँ पे standard low है, माना standard आपकी कम है, actual ज्यादा हो गई। एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख रुपए है जबकि आपने स्टैंडर्ड सोचा था 1,80,000, तो आपका 20,000 एडवर्स में आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। इन दी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चलो मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज कर लिया, अगर आपका ध्यान है तो अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पेमेंट ऑफ कैश टू द कॉन्ट्रैक्टर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड वर्क या वर्क इन प्रोग्रेस या रिटेंशन मनी। द आंसर इज सर्टिफाइड वर्क। आप सबको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क विच इज सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क। जितना भी आप काम सर्टिफाई करेगा, द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कम्स, कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट आता है और उसके बाद जितना भी काम सर्टिफाई करेगा उसके हिसाब से हमको कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट मिलती है। सो पेमेंट डिपेंड्स ऑन योर सर्टिफाइड वर्क, जितना आपका काम सर्टिफाइड होगा। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज अ डिफेक्टिव वर्क। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो डिफेक्टिव काम हो गया उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। सपोज अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, अगर मैंने सपोज किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं आपको पूरा का पूरा फ्लैट बना के दूंगा, उस फ्लैट में अगर कुछ किचन में प्रॉब्लम आया तो मैं उसे रेक्टिफाई करके दूंगा कि मैडम ठीक है, मैं आपको किचन का थोड़ा ये जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज करा के देता हूँ। तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में जाता है? द राइट आंसर इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे, क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा है, क्योंकि हमारा बेटा क्या है? खर्चा है। खर्चे तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इज डेबिटेड टू। अगर आग लगी है, अगर सपोज हमारे साइट पे, देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ज्यादा करके साइट होती है, SITE। अगर सपोज हमारे पास कोई मटेरियल का लॉस हो जाता है, कुछ भी लॉस हो जाता है मटेरियल का, द लॉस ऑन मटेरियल विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? वेदर इट्स इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कॉस्टिंग P&L अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। द राइट आंसर इज कॉस्टिंग P&L अकाउंट। फाइनेंशियल P&L अकाउंट तो बनता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो जाएगा नहीं, खास करके डेबिट में तो नहीं जाएगा क्योंकि इसने डेबिटेड वर्ड लिखा हुआ है। तो जो भी अल्टीमेट लॉस हुआ होगा हमारा आग लगने के बाद, तो हम वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट को डेबिट करते हैं। You can see from the accounting treatment you have. When the contract works is completed to the extent of 20%, याद करो मैंने 3 तरह की फॉर्मूला सिखाई थी कि अगर 25 से कम काम हुआ होगा तो कितना ट्रांसफर करेंगे, 25 और 50 के बीच में हुआ होगा तो कितना करेंगे, इसके और इसके ब्रैकेट में हुआ होगा तो कितना परसेंटेज हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब मुझे यहाँ बताओ ना, अगर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 20% खाली काम हुआ है तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा? इज इट अ निल,
इज इट अ फुल अमाउंट, इज इट 1/3, इज इट 2/3? याद करो 1/3 2/3 की फॉर्मूला थी, और 20% से भी कम काम हुआ है तो वी कैन नॉट जज द प्रॉफिट. सो द प्रॉफिट विल नॉट बी जज्ड, नथिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट. कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, फुल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व. क्या बोलते हैं उसको? वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व. कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग. कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो कैसे मालूम पड़ती है? क्या प्रिपेयर करते हैं? कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, या सेपरेट लेजर अकाउंट बनाते हैं? द राइट आंसर इज सेपरेट लेजर. जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका अलग अलग लेजर बनाते हैं. कॉस्ट शीट तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बनाते ही नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का सवाल नहीं होता है. आपको मालूम है 3-3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो 3-3 अलग अलग हम लोग अलग अलग लेजर्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कितना, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना. डैश इज द पर्सन टू whom द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन. कौन सा ऐसा आदमी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? क्या उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, क्या उसे कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं, या उसे वर्कर कहते हैं, या सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं? किसको कॉन्ट्रैक्ट का जॉब दिया जाता है? द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्टी. क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ट्रैक्टी. Dash is a person for whom contract job is undertaken. The point is कौन सा ऐसा आदमी है जिसके बेहाफ में कॉन्ट्रैक्टर काम करता है? तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, देयर आर टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो आपका काम करता है, कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जिसके बेहाफ में वो काम करता है. एग्जाम्पल दे दूं, सपोज मुझे अपनी बिल्डिंग बनवानी है तो मैं हुआ कॉन्ट्रैक्टी. मैंने अच्छे बिल्डर को पकड़ा, उसको मैंने बोला कि भाई तू बिल्डिंग बना के दे, तो वो हुआ कॉन्ट्रैक्टर. यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था कि डैश इज अ पर्सन फॉर हुम कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन. ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बेहाफ में काम किया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्टी के बेहाफ में. कॉन्ट्रैक्टर तो वो होता है जो काम करता है. नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन ऑफ वर्क सर्टिफाइड विद. किसके साथ वर्क सर्टिफाइड को कंपेयर करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को, वर्क इन प्रोग्रेस को, कैश रिसीट को, या रिटेंशन मनी को? द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 1 करोड़ रुपया है, सामने वाले ने वर्क सर्टिफाइड अगर 60 लाख रुपए का काम कर दिया है तो 60 lakhs का काम हमने 1 करोड़ के पीछे किया है. द वर्क सर्टिफाइड इज 60%. सिंपल है. द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन पार्ट इज 60%. सिंपल बात है. 1 करोड़ के काम में से 60 लाख का अगर आपने काम कर लिया है तो द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज 60%. तो ये वर्क सर्टिफाइड जो है वो किसके बेसिस पे निकाला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है. प्लीज थोड़ा समझिए, थोड़ा रिकॉल करिए, हो सके तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, तभी ज्यादा मजा आएगा जब आप एक बार मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को गो थ्रू करोगे. Which one is the following is not a contract cost? कौन सा ऐसा, इसमें से 4 ऑप्शंस में दे रहा हूँ, केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, 4 ऑप्शन मैंने दे दी. इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट ही नहीं है. डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर्स फीस, या आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट. द राइट आंसर इज लास्ट वन. सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ बॉस, सर्टिफिकेट थोड़ी कॉस्ट होती है. सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट होता है, जितना उसने काम किया है उसका सर्टिफिकेट वो दे देगा. द आर्किटेक्ट विल गिव द सर्टिफिकेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड. उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है. तो इन 4 ऑप्शन में से ये खर्चा तो डेबिट में दिखाते हैं, याद करो, ये खर्चा भी डेबिट में आता है. एवरीवन नोज के सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होती है, सब कॉन्ट्रैक्ट फीस, कॉन्ट्रैक्टर की जो फीस होती है वो भी हम डेबिट में दिखाते हैं. ये जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा है कि सर आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट कभी डेबिट में दिखाते हैं, होता ही नहीं. वी नेवर शो, वी नेवर सी. If the entire contract is completed, the how much amount will be transferred to P&L account? How much? 1/3? Nil? Is it 2/3? या entire? अभी कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा हो गया है तो ना 1/3 ना 2/3, पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा ही प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में डाल देंगे ना. अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो हम 1/3 2/3 वाली फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं. राइट. चलो, अगर हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वर्क सर्टिफाइड 5 lakhs का है, cost of work to date is 4 lakhs, cost of work not yet certified is 1 lakh, तो notional profit is dash. रिपीट करता हूं, the value of work certified is 5 lakhs, 5 लाख रुपए का काम हुआ. cost of work till date is 4 lakhs,
द कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड इज 1 लाख। आप मुझे ना दिमाग लगाइए, एक छोटा सा रफ पेज लीजिए, सारे बच्चे मेरे साथ रफ पेज लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रफली बना लीजिए। मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं? खर्चे। तो उसने खर्चे लिखे हुए हैं 4 लाख रुपए। देख लो, क्वेश्चन को देखो, 4 लाख। क्रेडिट साइड में ऊपर ऊपर याद करो हम लोग क्या लिखते थे, WIP में डिवाइड अंडरलाइन करके लिखते थे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कुछ क्लिक हो रहा है? वर्क सर्टिफाइड हमारा 5 लाख है, अनसर्टिफाइड हमारा 1 लाख है। टोटल करो क्रेडिट साइड का, कम्स टू 6 लाख। 6 में से 4 लाख रुपए का खर्चा काट लो, द नोशनल प्रॉफिट इज 2 लाख। लेट्स सी, नोशनल प्रॉफिट 2 लाख रुपया दिया है कि नहीं? यस, राइट, ये मैंने करके दिखाया, करके देखिए। आप अगर छोटा सा एक रफ पेज उठाओगे तो सारी बातें रिकॉल हो जाएगी। डेबिट साइड में 4 लाख रुपीज का खर्चा, क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड 5 लाख लिखेंगे, अनसर्टिफाइड 1 लाख लिखेंगे। द टोटल फ्रॉम द क्रेडिट साइड इज 6 lakhs, द टोटल फ्रॉम द डेबिट साइड इज 4 lakhs, द आंसर कम्स टू 2 lakhs, द नोशनल प्रॉफिट इज 2 lakhs। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम था स्टॉक के बारे में। आपको याद है मैंने आपको स्टॉक कैसे बताया था? याद करो, फीफो लीफो मेथड। फीफो मेथड याद होगा आपको। Store ledger control account, store ledger control accounts for all overheads incurred, सारे overheads के लिए किया जाता है, all wages या all purchases of material and issue of material और none। वो जो store ledger control account बनाते थे FIFO LIFO मेथड के हिसाब से, वो overheads के लिए था कि wages के लिए था कि material के लिए था? अंडरस्टूड है सर, वो material के लिए था, material के लिए था। उसमें overheads और wages तो आते ही नहीं, उसमें overheads and wages तो आते ही नहीं। कॉस्ट लेजर कंटेन्स, कॉस्ट लेजर में क्या क्या आता है? फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, वेजेस आता है, स्टोर आता है या ऑल आता है? सभी आते हैं। याद करो, मैंने आपको बहुत सारे खर्चे लिखाए थे, आपको याद होगा, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेल्स के खर्चे, वेजेस, स्टोर, सब आता है, सभी उसमें आ जाते हैं। देन स्टोर लेजर कंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट ऑफ, स्टोर लेजर कंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच आइटम ऑफ स्टोर्स, receipt of the stores, issue of stores, none of above। नन वाला क्वेश्चन मैंने आंसर बताया था कि कभी नहीं आएगा, नेवर दे विल आस्क यू नन एंड नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, कहाँ ना कहाँ वो कॉन्क्रीट आंसर देगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि स्टोर लेजर कंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ स्टोर्स। हर आइटम का स्टोर का अलग अलग कंटेंट होता है उसमें, कि कितना हमने स्टोर किया, कितना हमारा माल आया, कितना गया। Dash is essential to make the cost ledger self balancing। कौन सा एसेंशियल पार्ट है जहां पे हमारा कॉस्ट लेजर खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जीएलए बोलते थे हम लोग, याद करो, आप कभी नहीं भूल पाओगे मेरे जीएलए वर्ड को। जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, फिनिश्ड गुड्स। द आंसर इज जीएलए। जीएलए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हमारा, हम किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो जीएलए को फिर डेबिट करते हैं, किसी और अकाउंट को डेबिट किया तो जीएलए को क्रेडिट करते हैं। डैश अकाउंट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ स्टॉक। Dash account represents the total value of finished goods in the stock। Dash account, कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन द स्टॉक? स्टॉक में टोटल वैल्यूज कहाँ से आएगी? क्या आता है? इट्स अ जीएलए, जनरल लेजर, स्टोर या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स कहाँ ना कहाँ लिखा होगा, आप समझ गए हो कि आंसर हमारा फिनिश्ड गुड्स ही होगा, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट में ही फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक लिखा रहता है। यानी क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शंस को देखना, एक बार ऑप्शन को देखोगे तो विद इन सेकंड्स आप क्लिक कर लोगे कि इसका किसके साथ रिलेशन है। इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने कराया है आपको, मैंने जो आपको कराया है वो नॉन इंटीग्रेटेड है। याद करो, हम 8-8, 10-10 अकाउंट बनाते थे, जीएलए बनाते थे, स्टोर्स बनाते थे, मटेरियल फिर बनाते थे, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, वेजेस, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ऑफिस ओवरहेड्स, उसके बाद फिर छोटा सा छोटे से और 3-4 लेजर बना लेते थे, तो हम 10-12 लेजर्स बना लेते थे, उसको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। क्या वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं, कि नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, कि क्या होते हैं? और सब नॉमिनली होते हैं क्योंकि सारे खर्चों से रिलेटेड होते हैं। ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल आर कंसिडर्ड टू बी नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकंसाइल्ड अंडर। रिकंसिलेशन का एक टॉपिक हमने पहले भी किया था, किस तरह से कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स किस में रिकंसाइल किए जाते हैं? इंटीग्रल सिस्टम में, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में, ए और बी। अच्छा, ये ए बी वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं क्लियर बता दूं,
अभी 2 दिन पहले ही हमारे को जो इन्फॉर्मेशन आई उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको ये वाले आंसर्स नहीं देने हैं। नॉन इंटीग्रेटेड पार्ट्स में हम लोग को कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसाइल करना पड़ता है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल इज नॉट डेबिटेड विद, रिपीट कर रहा हूँ, द वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट इज नॉट डेबिटेड विद डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन रिकवर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर्ड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप मुझे बताओ ना, वर्क इन प्रोग्रेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आएंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी आते हैं, बाकी सब खर्चे आ जाएं, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो फिनिश गुड्स के ऊपर आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस पे थोड़ी आएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा ना कि वीडियो को भले मैं 3 घंटे खींच लूँ, 4 घंटे खींच लूँ, लेकिन जब तक आप थोड़ा खुद रेफर नहीं करोगे तब तक आपको बोर हो जाओगे सुनते सुनते। तो ये लास्ट वाली पॉइंट है मेरे इस वीडियो के, इस वेबिनार की लास्ट पॉइंट में ले रहा हूँ, लेकिन फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मेरी इस लिंक, इस वीडियो के नीचे दी हुई सब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको देख लीजिएगा और अपने नोट्स को भी पक्का रेफर करके जाइएगा। और बहुत सारे वेबिनार्स में रिलीज करूंगा और आपको आपके तरफ भेजते जाऊंगा। The debit balance of overheads adjustment account may be transferred to debit balance of overheads adjustment. Overheads, overheads adjustment account हम लोग बनाते हैं, तो उसका बैलेंस बचता है या डेबिट में या क्रेडिट में, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डालेंगे या कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डालेंगे या फिनिश गुड्स में डालेंगे या वर्क इन प्रोग्रेस में? क्वेश्चन को फिर से देखो, ओवरहेड्स का खर्चा है तो ओवरहेड्स का खर्चा किस में जाएगा? अंडरस्टूड है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। ओवर एब्सॉर्प्शन अंडर एब्सॉर्प्शन जो बचती है डेबिट साइड में बचेगा, तो ओवर एंड अंडर बचेगा जो भी, वो हम लोग सीधा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डाल देते हैं। लास्ट क्लास में देखो कॉस्टिंग P&L अकाउंट बचता है, तो जो भी ओवरहेड्स का विदाउट एब्सॉर्ब्ड खर्चा, अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया आप लोगों को कि सारी चीजें मैं रिकॉल कर सकूं, बट कहाँ ना कहाँ रिस्ट्रिक्शंस ये है कि हम कितना भी रिवाइंड करें, जब तक आप थोड़ा घर में बैठेंगे नहीं, तब इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉल एवरीथिंग। और यू नो सम्स होते तो मैं 2-2 सम्स आपको सबके करवा देता, आपको सब बातें रिकॉल हो जाती। एमसीक्यूज का जहां तक सवाल है, एमसीक्यूज इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, लाखों परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं एमसीक्यूज के। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये एक वीडियो मेरा कोशिश है, एक जस्ट एक अटेम्प्ट किया है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपको गाइड कर सकूं। एंड और गाइडेंस आपको चाहिए तो मेरा नंबर, हमारे क्लासेस का नंबर आप सबके पास है, उस नंबर पे मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको और गाइडेंस भेज दूंगा और वीडियोस बना के भेज दूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएसटी के सेमिनार्स जो वेबिनार्स है वो भी मैं आपको अभी भेजूंगा कुछ दिनों में। तब तक इसको देखिए, रिकॉल करिए और सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स तब तक पढ़ते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। खुश रहो बेटा।